चलें। बच्चों मैं आपके साथ पहले ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि जो हम बात करेंगे ना वो आपके पास रिटन फॉर्म में होगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना? मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें। ओके जी। आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत हल्का-सा स्लाइड सा पढ़ा भी है, लेकिन मैं वही चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, लिख के पूरी डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि एक साथ अलाइन्ड हो जाएँ, ठीक है बेटा?
ओके बच्चों, आप लोगों ने लास्ट मीटिंग में एक स्लाइड इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का डिस्कस किया था। आप लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे भी बात की होगी कि अकाउंटिंग एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अकाउंटिंग बेसिकली एक निज़ाम है, एक सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, समराइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का, प्रोसेसिंग का, कम्युनिकेटिंग का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और उन यूजर्स में नॉर्मली सबसे बड़ा यूजर होता है ओनर। यानी ओनर हमेशा जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, तो जो उसकी मैनेजमेंट है वो अकाउंट्स बना के उसे कम्युनिकेट करेगी कि बिजनेस अपवर्ड जा रहा है या बिजनेस डाउनवर्ड जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। बिजनेस के यूजर्स, ये जो यूजर्स का वर्ड होता है ना, इस यूजर्स में बैंक्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात सुने, और से सुनना प्लीज मेरी तरफ। बेटा, अगर
एक बैंक, आज मेरे इदारे को पैसों की जरूरत पड़ी और मैं लोन लेने गया। मेरे इदारे को पैसों की जरूरत पड़ी और आज मैं लोन लेने गया, तवज्जो, आज मैं लोन लेने गया, तो बैंक क्या मुझे आंख बंद करके लोन दे देगी? क्या बैंक मुझे आंख बंद करके लोन दे देगी? बैंक बोलेगी नहीं। बैंक बोलेगी कि भाई वी नीड टू सी योर अकाउंट्स, हम आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि क्या वाकई आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप ये लोन आराम से वापस कर पाओगे। तो ये चीज साबित करने के लिए हमें अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें हमारी अर्निंग कैपेसिटी और हमारी पास्ट परफॉर्मेंस सब नजर आ रही होगी। उसको देख के बैंक डिसाइड करेगी कि लोन देना है नहीं देना। इसका मतलब बैंक भी यूजर हो गई, बैंक भी जो हमें लोन देती है वो भी यूजर हो गई, वो भी इन अकाउंट्स की यूजर हो गई, वो भी आपको ऐसे ही नहीं देगी, वो भी ऐसे ही आंख बंद करके आपके हाथ में अकाउंट्स नहीं दे देगी, आपके हाथ में लोन नहीं दे देगी, राइट? ओके, अच्छा ये याद रखना, बैंक जब किसी को लोन दे रही होती है तो वो खैर ख्वाही के लिए लोन नहीं दे रही होती है, वो लोन नहीं होता कि कर्ज हसना दे रही है, कि आपकी मदद कर रही है, नहीं नहीं नहीं, बैंक प्योर बिजनेस कर रही होती है। तो बैंक उसी को लोन देती है कि जिसके अंदर सलाहियत हो कि वो लोन वापस कर दे, तो बैंक इसको चेक करती है। तो ये चेक करने के लिए डेफिनेटली बैंक भी आपके अकाउंट चेक करती है, बैंक भी आपके क्या चेक करती है? अकाउंट चेक करती है, सही। अब यहाँ देखें, एक बहुत मशहूर डायलॉग है, और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो कल आपने पढ़ी थी, इसके अलावा एक और ये लेमैन डायलॉग है, लेमैन रोजमर्रा का डायलॉग है, लेकिन बड़ा अहम डायलॉग है और बार बार बोला जाएगा। आप लोग जहां भी बैठे हुए ये लाइन लिखें, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये लाइन लिखें। Accounting is the language of business. 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 बात सुने बेटा, आज एक चाइनीज बंदा मेरे पास आया, उसको सिर्फ चाइनीज आती है और मुझे आती है अंग्रेजी, इंग्लिश और उर्दू। मुझे इंग्लिश और उर्दू आती है और उस गाय को क्या आता है? सिर्फ चाइनीज। तो मैं तो उसकी बात नहीं समझ पाऊंगा ना। तो अब या तो मुझे वो लैंग्वेज सीखनी होगी, या फिर मुझे बीच में एक इंटरप्रेटर बिठाना पड़ेगा, तभी मैं उसकी बात समझ सकता हूं, वरना बात नहीं समझ सकता। तो इसी तरह मैंने एक डायलॉग कहा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी अगर कभी आपने बिजनेस को समझना है ना, तो विदाउट अकाउंटिंग नहीं समझ सकते। आप किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस को जानना कि बिजनेस अच्छा है या बुरा है, या गुड चल रहा है या बैड चल रहा है, तो उसके लिए अकाउंटिंग आना लाजमी, अकाउंटिंग आना लाजमी है, अकाउंटिंग आना लाजमी है। ओके, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, आप लोग सीखेंगे, जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। देखें, माय डियर स्टूडेंट, अगर आज मैं आज मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं, आज मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट अस से मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट इस वक्त ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी किस सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में, सही है। अब हम चाहते हैं कि हम फूड में भी थोड़ा काम करें, थोड़ा अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके फूड का काम भी करें। तो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम सिफर से, जीरो से एक एक पिज्जा शॉप खोलें, जीरो से। तो जीरो से अगर हम पिज्जा शॉप खोलेंगे तो डे 1 से हमें कस्टमर थोड़ी मिल जाएंगे, और हमें शुरू में इतना वेट करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके हम कस्टमर्स बनाएंगे, और कई सालों बाद मुमकिन है हम ग्रो हो या ना हो, जरूर थोड़ी है फूड में भी हम चल जाएं, सही है। तो अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका एक तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 क्या है? कि आप जीरो से, आप सिफर से स्टार्ट करें, नया बिजनेस स्टार्ट करें और टाइम लगाएं कई साल बाद। और एक तरीका क्या है बताऊं? कि आप डायरेक्ट किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद लें, एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक पिज्जा शॉप का नाम सुना होगा, ब्रॉडवे पिज्जा। ब्रॉडवे पिज्जा, या ऐसे बहुत सारे पिज्जा हैं, कैलिफोर्निया पिज्जा या पिज्जा हट है, कोई भी है। तो मैं गया और मैं ब्रॉडवे पिज्जा के मालिक के पास गया, मैंने कहा आपका ये जो पूरा चलता हुआ सेटअप है आप मुझे भेज दें। तो जब वो मुझे चलता हुआ सेटअप, इतना जबरदस्त सेटअप बेचेगा, विथ रनिंग बिजनेस, विथ एवरीथिंग, विथ कस्टमर्स, एवरीथिंग, सारी चीजें, अपना पूरा सेटअप, मैंने कहा मुझे भेज दो। तो डेफिनेटली वो मुझसे एक बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करेगा, प्राइस। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं अपना पूरा रनिंग बिजनेस आपको भेज देता हूँ, लेकिन मुझे दे दो 30 करोड़ रुपए दे दो, मुझे 30 करोड़ रुपए दे दो, और ये पूरा रनिंग बिजनेस ले लो, पूरा रनिंग बिजनेस ले लो। अब जरा सुनना, यहाँ देखें। उसने तो मुझे एक प्राइस कोट कर दी कि 30 करोड़ रुपए दो और पूरा रनिंग बिजनेस ले लो। क्या मैं आंख बंद करके 30 करोड़ रुपए दे दूंगा? नहीं, मैं सबसे पहले उस चलते हुए बिजनेस के अकाउंट्स मांगूंगा, मैं बोलूंगा अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाओ, कि आपके पास टोटल कितनी दुकानें हैं, कितना फर्नीचर पड़ा है, आपका नाम कितना है, आपकी एक साल की सेल्स कितनी होती है, होम डिलीवरीज कितनी होती हैं, कितनी मशीनें हैं,
तो मैं डेफिनेटली अकाउंटिंग देखूंगा उस बिजनेस की परफॉर्मेंस देखने के लिए, यानी मुझे डिसाइड करना है कि जो 30 करोड़ रुपए मांगे गए वो जायज है या नाजायज है, या एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं मांग रहा। तो उसको चेक करने के लिए मैं उस बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करूंगा, मैं उस बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करूंगा, तभी तो मैंने बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर मुझे अकाउंटिंग आती होगी, अगर मुझे अकाउंटिंग आती होगी तो मैं सही जजमेंट कर सकूंगा, वरना नहीं कर सकूंगा। सही। तो ये स्टेटमेंट कभी नहीं भूलना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम में से कोई भी, हम में से कोई भी माय डियर स्टूडेंट बिजनेस को नहीं समझ सकता जब तक हमें अकाउंटिंग ना आती हो। हम में से कोई भी बिजनेस को नहीं समझ सकता जब तक हमें अकाउंटिंग ना आती हो। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये वाली वो बातें थी जो आप लोगों ने कल की हुई थी, तो मैंने एक तरह से उस पर तड़का लगाया और कुछ नहीं किया है। अब मैं यूं बोलूंगा कि पूरी अकाउंटिंग की जो दुनिया है ना, अकाउंटिंग की इमारत, इस 5 एलिमेंट, देखो 5 एलिमेंट आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, 5 एलिमेंट, अल्सर, ALCER, देखो ए, बच्चों देखो ALCER, 5 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग की पूरी दुनिया, अकाउंटिंग की पूरी इमारत इन 5 चीजों पे बेस करती है। अकाउंटिंग की पूरी दुनिया, पूरी इमारत इन 5 चीजों पे बेस करती है। नंबर 1 assets, number 2 liabilities, number 3 capital, C for capital, E for expenses, R for revenue। ये मेरा काम है कि इनका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, छोड़ दो आप। एसेट्स पहला नाम क्या है, एसेट्स, दूसरा नाम क्या है बोलो, लाइबिलिटीज, तीसरा नाम कैपिटल, चौथा नाम एक्सपेंसेस और पांचवा नाम रेवेन्यू। सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं एसेट से, ए से। एसेट क्या है, रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल। एसेट के लिए सबसे पहले एक बात जहन में रखो, रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज। एसेट का नाम आया, जहन में अगला नाम क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, जहां बैठे हो बोलो, रिसोर्सेज। एसेट का नाम आया, अगली चीज जहन में क्या आएगी, रिसोर्सेज रिसोर्सेज रिसोर्स रिसोर्स, एसेट रिसोर्स है। तो अब जिस रूम में भी तुम बैठ के अभी पढ़ रहे हो ना, ये चारों तरफ नजर घुमाओ ना, तो चारों तरफ आपको रिसोर्सेज नजर आएंगी। पंखा लगा हुआ होगा, फैन, एसी लगा हुआ होगा, चेयर्स पड़ी हुई होंगी, टेबल पड़ा होगा, घर में पर्दे लगे हुए होंगे। हाँ, घर की जो बिल्डिंग है, घर की जो, ये सब एसेट्स हैं, ये सब एसेट्स हैं। तो पहला वर्ड एसेट का नाम जैसे ही आया, रिसोर्स 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 रिसोर्स। एसेट का नाम आया तो क्या आया, रिसोर्स। ओके, तो रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। दूसरा नाम क्या है, विच गिव्स, जिससे फायदा हो। ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब जिससे फायदा हो। और तीसरी चीज, विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। क्योंकि अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, पाउंड्स, डॉलर्स या पैसों में, या उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, तो आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो ये 3 चीजें याद रखना, रिसोर्सेज रिसोर्सेज रिसोर्सेज, पहला वर्ड क्या है बोलो, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। नंबर 2, जिससे फायदा हो, जिससे फायदा हो। नंबर 3, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। अब देखिए मैंने बहुत सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं, एक एक करके समझाता हूं आप लोगों को। नंबर 1, कैश। साहब, कैश तो सबसे बड़ा एसेट है भाई, कैश तो सबसे बड़ा एसेट है यार। सब 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 इसकी बात मानते हैं, जिसके पास पैसा है ना उसकी बातें सब मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं, छोटे बच्चे भी सेट हो जाते हैं आपसे। तो ऐसी सूरत हाल में कैश बिल्कुल रिसोर्स है, उससे फायदा होता है भाई, सब बिल्कुल फायदा होता है। और नंबर 3, जिसकी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जितना 1000, 2000, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़। तो वो पैसे जो जेब में पड़े हैं वो भी एसेट है, और वो पैसे जो बैंक में पड़े हैं वो भी आपके ही हैं। जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो भी आपके हैं, तो बैंक नाम आ गया, ठीक है। अब एक तीसरा नया नाम आया। अच्छा, मैंने काफी सारी चीजों की डेफिनेशन लिख दी है, और आफ्टर द क्लास, after the class I'll send you these slides, after the class I'll send you these slides, so don't worry। आपने लिखना भी है तो साथ थोड़ा बहुत लिख भी लेंगे, लेकिन you will get everything after the class, okay। now तीसरा नाम है इन्वेंटोरी। एक नया नाम आया है, क्या नाम आया बोलो, इन्वेंटोरी। ये देखो इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, अलग से लिख दी है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल 0 0 बच्चे हो। ये देखो इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी वो चीज होती है बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। वो एसेट होता है जो बेचने की नीयत से, रीसेल 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 की नीयत से लिया जाए। वो एसेट होता है जो बेचने की नीयत से लिया जाए, बेचने की नीयत से लिया जाए। जैसे सुपरमार्केट कभी गए, सुपरमार्केट में जितनी चीजें होती हैं सब बेचने के लिए तो होती हैं। सुपरमार्केट में पेप्सी पड़ी होती है, कोक पड़ी हुई होती है, जूसेस पड़े हुए होते हैं, शान मसाला पड़ा होता है, चेरी ब्लॉसम पड़ी होती है। ये सब ये सब की सब चीजें उन्होंने, माय डियर स्टूडेंट, बेचने की नीयत से ली हुई होती है। ये सब की सब चीजें उन्होंने बेचने की नीयत से ली हुई होती है, बेचने की नीयत से, रीसेल की नीयत से ली हुई होती है। सही। तो सीधी बात है,
आप चीजें सस्ती खरीद के महंगी बेचते हो तो इससे आपको फायदा होता है ना, तो ये भी आपका एसेट है। तो इन्वेंटोरी का नाम कभी भी आएगा, इन्वेंटोरी का नाम कभी भी आएगा तो इन्वेंटोरी का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो। इन्वेंटोरी का मतलब है वो एसेट जो रीसेल की नीयत से, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया जाए, रीसेल की नीयत से लिया जाए, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया जाए। सही है? तो मैंने मिसाल दे दी है सुपरमार्केट में जो इन्वेंटोरी होती है। देन उसके बाद एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। बेटा बहुत जागे हैं, प्लीज सोने की जरूरत नहीं है। एक और नाम है रिसीवेबल्स। बेटा जी इधर आओ, उसकी डेफिनेशन भी लिख दी। रिसीवेबल्स को रिसीवेबल्स भी बोलते हैं और डेटर्स, ये DEBTORS, लेकिन इसका बी साइलेंट होता है, डेटर्स बोलते हैं, बोलते हैं डेप्टर नहीं बोलेंगे, डेटर्स, डेटर्स। तो रिसीवेबल्स या डेटर्स, रिसीवेबल्स या डेटर्स। प्लीज मेरी तरफ देखें, यहां देखें। When a business does credit sale, देखो माल बेचने के दो तरीके हैं, माल बेचने के, सेल करने के माय डियर स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। एक तरीका कैश सेल, बेचा उसी वक्त पैसे आ गए, आपने माल बेचा उसी वक्त पैसे आ गए, जस्ट लाइक सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स नॉर्मली कैश सेल्स करती हैं, बेचते ही पैसे आ जाते हैं। और एक और सेल होती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल, एक और सेल होती है माय डियर स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स, जिसको बोलते हैं उधार पे सेल। तो मेरी तरफ देखें, जब भी आप उधार पे गुड्स बेचते हो, जब भी आप उधार पे गुड्स बेचते हो, तो आपकी बुक्स में मेरे प्यारे बच्चों रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है, डेटर क्रिएट हो जाता है। रिसीवेबल का मतलब राइट टू रिसीव, आपके पास हक आ जाता है कि आप सामने वाले से पैसे कलेक्ट करोगे बाद में, राइट टू रिसीव आ जाता है। सही है? तो बच्चे ने क्या ये रिसीवेबल हमारा एसेट है? बिल्कुल एसेट है, क्योंकि अगर मैंने उधार पे माल बेचा है, अगर जरा सोचो, अगर मैंने उधार पे माल बेचा है तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद सामने वाला मुझे पैसे देगा ना, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद सामने वाला मुझे पैसे देगा ना, तो जो मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उससे मुझे फायदा ही होगा ना बेटा। तो रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, रिसीवेबल भी हमारा क्या है? एसेट है। और रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल का मतलब है राइट टू रिसीव कैश, रिसीवेबल का मतलब है राइट टू रिसीव कैश, रिसीवेबल का मतलब है राइट टू रिसीव कैश। ओके, तो ये राइट टू रिसीव कैश भी हमारा एसेट है। और रिसीवेबल को डेटर भी बोलते हैं, रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं, रिसीवेबल को डेटर भी बोलते हैं, रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं, रिसीवेबल को डेटर भी कहते हैं। ओके राइट नाउ, अब इसके अलावा और मैंने नाम लिखे हैं मशीन्स। बेटा जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं, अपने रूम में चारों तरफ देखो, बिल्डिंग, आपके ऑफिसेज, आपका फर्नीचर, आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां, राइट, ये सब फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, आपकी गाड़ियां, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन, ये सब की सब रिसोर्सेज हैं, ये सब की सब रिसोर्सेज हैं, ये सब की सब रिसोर्सेज हैं, ये सब की सब रिसोर्सेज हैं। ओके, ये सब की सब मेरे प्यारे बच्चों रिसोर्सेज हैं। ओके कंफर्म। तो अब देखो यार, एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। रिसोर्सेज एसेट का नाम आया, अगला मतलब रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे फायदा हो। नंबर तीन विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी जो वैल्यूएशन हो सके, जिसकी पाउंड्स और डॉलर्स में, रुपीज में वैल्यूएशन हो सके। सही है? ओके नाउ, अब मेरे प्यारे बच्चों, एसेट्स की दो टाइप्स हैं, एसेट्स की दो टाइप्स हैं। प्लीज, अच्छा, काइंडली हिट मी अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स, आर यू विथ मी? आप लोग मेरे साथ हैं बिल्कुल, प्लीज एक मैसेज करें प्लीज, आर यू विथ मी? गुड, स्टे मोटिवेटेड, बिल्कुल एक्टिव रहें सब बच्चे भी स्टे मोटिवेटेड प्लीज। नाउ, टाइप्स ऑफ एसेट्स। बेटा एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट, जिसको दुनिया भर में कुछ लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं। सही है? एक होता है करंट एसेट, ये देखो बेटा, और एक होता है नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। जागते हुए सुनना, व्हाट इज करंट एसेट? व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट की देखो पहली डेफिनेशन क्या है? कैश और बैंक, वो पैसे जो जेब में पड़े हुए, वो कैश जो जेब में पड़ा हुआ है वो भी करंट एसेट, जो बैंक में रखवाया है वो भी हम एक कॉल पे निकलवा सकते हैं।
जो बैंक में पड़ा हुआ है वो भी एक कॉल पे निकाल सकते हैं, तो वो भी करंट एसेट है। तो वो पैसा, पहली डेफिनेशन देखो, पहली लाइन देखो, कैश, वो पैसे जो जेब में पड़े हुए हैं, वो पैसे जो बैंक में पड़े हैं, वो सब करंट एसेट है। नंबर 2 सुनना, रियलाइजेबल, रियलाइजेबल, यहां देखें, एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत पेन यूज कर ली। realizable or convertible into cash within 12 months, or convertible into cash within 12 months, वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर हमें फायदा पहुंचा दे, एक तारीफ, वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर हमें फायदा पहुंचा दे, या 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब सुनो इसकी मिसाल, सुनो इसकी मिसाल, सुनो इसकी मिसाल है रिसीवेबल। इसकी मिसाल क्या है? रिसीवेबल। एक मिनट बेटा, आज अगर मैं, प्लीज इन्वॉल्व इन्वॉल्व, आज अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूं, आज अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूं, आज अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूं, सुने, तो जिस दिन मैं क्रेडिट सेल करूंगा, जिस दिन मैं क्रेडिट सेल करूंगा, मेरी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर किसी को उधार पर माल बेचूंगा, मैं अगर किसी को उधार पर माल बेचूंगा, तो मेरी बुक्स में रिसीवेबल, मेरी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो रिसीवेबल का मतलब मेरे पास ये राइट आ गया कि मैंने उससे पैसे लेने। तो नॉर्मली आपको पता है हर मार्केट का एक कल्चर होता है, कहीं 15 दिन का उधार चलता है, कहीं 20 दिन, कहीं महीना, कहीं 2 महीना, मैक्सिमम 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिसीवेबल, रिसीवेबल एक ऐसा एसेट है जो 2-3 महीने में कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, जो 2 या 3 महीने में कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, 2 या 3 महीने में कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। सही है? तो रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट है, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, वो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। तो करंट एसेट की डेफिनेशन सुनो, पहली क्या है? वो पैसे जो जेब में हो, कैश, वो वो पैसे जो जेब में हो, वो पैसे जो जेब में हो, वो पैसे जो बैंक में हो। सही है? सेकंड मैंने क्या लिखा है? रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल, रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल। रियलाइजेबल का मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर फायदा पहुंचा दे, 12 महीने के अंदर अंदर खत्म ही हो जाए, वो चीज खत्म हो जाए, यानी 12 महीने के अंदर उसका बेनिफिट ले लें हम। रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिसीवेबल जो एसेट है, रिसीवेबल, नॉर्मली रिसीवेबल 2 महीने, 1.5 महीने, 15-20 दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए रिसीवेबल भी करंट एसेट है। अब बच्चे ने कहा कोई और नया करंट एसेट भी बताओ। मैंने कहा बता रहा हूं, आप जागें। एक नया करंट एसेट बताता हूं जिसका नाम है प्री पेमेंट। वैसे ये प्री पेमेंट हमारे इस अभी बिल्कुल बेसिक कोर्स में राइट नाउ नहीं है, लेकिन इसका नाम मैं यूज कर रहा हूं अभी, ये अगले 1-2 महीने में नहीं है ये, लेकिन सिर्फ समझा देता हूँ व्हाट इज प्री पेमेंट। ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। प्री पेमेंट की तारीफ क्या है, देखो पढ़ो। प्री पेमेंट की डेफिनेशन है, expenses which have been paid but not yet utilized are called prepayment। वो वो खर्चा कि जिसकी सिर्फ अभी आपने पेमेंट की है लेकिन अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो खर्चा जिसके आपने सिर्फ एडवांस पेमेंट की है बट यू हैव नॉट यूज्ड इट, आर कॉल्ड प्रीपेमेंट। एग्जांपल दूं, सुनो, एग्जांपल सुनो। आप लोग जब जैस का कार्ड देखा है, आप लोग के पास अगर यूफोन की सिम है या जैस की सिम है, जो भी सिम है आपके पास, तो आप लोग अपना कार्ड पहले लोड कराते हो, पैसे देते हो, पहले कार्ड लोड करवाते हो और फिर उसके बाद कॉल्स करते हो पूरा महीना। तो पेमेंट पहले करते हो, यूज बाद में करते हो, तो ये प्री पेमेंट है। नॉर्मली अगर आप घर रेंट पे लेते हो तो अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस रेंट पे करते हो और फिर घर को यूज करते हो। हाँ। नंबर 3, आप लोग हमसे पढ़ोगे, हमसे पढ़ रहे हो, तो आप हमें एडवांस फीस पहले देते हो, आप लोग हमें एडवांस फीस पहले दोगे और फिर बाद में पढ़ोगे ना। तो प्रीपेमेंट का मतलब पैसे पहले देना, फायदा बाद में उठाना। तो अगर आप जरा सोचें, इस बच्चे ने कहा इसको करंट एसेट आप क्यों बोल रहे हैं, इसको आप करंट एसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जब हम प्रीपेमेंट करते हैं तो 12 महीने के अंदर अंदर फायदा हो जाता है। नॉर्मली जब हम प्रीपेमेंट करते हैं तो 12 महीने के अंदर अंदर फायदा हो जाता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रीपेमेंट का मतलब expenses which have been paid, expenses which have been paid but not yet utilized, expenses which have been paid but not yet utilized, expenses which have been paid but not yet utilized। वो expense जो पे हो गया लेकिन यूज नहीं हुआ, वो expense जो पे हो गया लेकिन यूज नहीं हुआ, वो प्रीपेमेंट है। वो क्या है? प्री पेमेंट है। वो एक्सपेंस जो पे हो गया लेकिन यूज नहीं हुआ, वो क्या है बेटा? प्री पेमेंट है। तो बच्चे ने कहा ये एसेट कैसे हुआ? मैंने कहा सीधी बात है, आप एडवांस पेमेंट करते हो तो फ्यूचर में फायदा होता है ना, आप एडवांस पेमेंट करोगे तो हमेशा फ्यूचर में उस चीज से फायदा होगा, तो इसीलिए ये एसेट है।
पहला पहला जवाब, दूसरा जवाब। बच्चे ने कहा क्या प्रीपेमेंट करंट एसेट है? यस। नॉर्मली जब आप प्रीपेमेंट करते हो तो 12 महीने के अंदर अंदर फायदा हो जाता है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर फायदा हो जाता है। दैट्स वाई बेटा वो करंट एसेट है। ओके, डन। नाउ अब तो करंट एसेट की पहली डेफिनेशन क्या थी? कैश हो, कैश जो जेब में है वो करंट एसेट, या पैसे जो बैंक में पड़े वो करंट एसेट। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? वो एसेट जो रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद इन 12 मंथ्स। और तीसरी और अहम तरीन डेफिनेशन, बॉट वो एसेट जो बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, जो बेचने की नीयत से लिया हो, जो बेचने की नीयत से लिया हो वो भी करंट एसेट है। जो बेचने की नीयत से लिया हो वो भी क्या है? बोलो, करंट एसेट है। तो तीन तारीफें हो गई करंट एसेट की। पहली लाइन, वो पैसे जो जेब में पड़े, वो पैसे जो जेब में पड़े वो करंट एसेट एक। नंबर टू, वो एसेट जो रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद इन 12 मंथ्स। और नंबर तीन प्लीज इधर देखें, नंबर तीन, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया हो, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया हो, वो एसेट जो रीसेल की नीयत से लिया हो, यानी इन्वेंटरी। तो बेटा ये सारे करंट एसेट्स हैं, ये सारे क्या हैं? करंट एसेट हैं, ये सारे करंट एसेट्स हैं। अब बच्चे ने कहा व्हाट इज नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट? व्हाट इज नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट? मैंने कहा पहले सच सुनो पहले सच सुन लो, क्योंकि तुम लोग छोटे भी हो, तो मैंने तुम लोग के लेवल पर एक डेफिनेशन बना दी है, लेकिन असल डेफिनेशन दुनिया में कुछ और है। दुनिया भर की किताबों में असल डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन तुम लोग हो बेबी, छोटे छोटे बेबी हो, तो मैंने तुम लोगों के लेवल के हिसाब से, तुम लोगों के लेवल के हिसाब से एक डेफिनेशन बना दी है। सुनो, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट क्या है बताऊं? तो देखो, साफ 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 सुनो, हर वो एसेट जो करंट एसेट ना हो वो नॉन करंट एसेट होता है। हर वो एसेट जो करंट एसेट ना हो वो नॉन करंट एसेट होता है। बस खत्म। क्या डेफिनेशन है? हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन को, ये जो डेफिनेशन है ना करंट एसेट की, ये मीट ना करे वो नॉन करंट एसेट होता है। हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन को मीट ना करे वो नॉन करंट एसेट होता है। ये इसकी दुनिया भर की मशहूर तरीन डेफिनेशन है। नहीं समझे? बच्चे ने कहा हमें अपनी बेबी लेवल की डेफिनेशन बता दो, जो हम लोग छोटे बच्चे हैं हमें समझा दो। चलो इधर देखो, यहां लिखा हुआ है वो एसेट जो खरीदा गया हो, बॉट विद द इंटेंशन ऑफ यूजेज। बेटा याद करो, वहां लिखा था रीसेल और यहाँ यूज। वो एसेट जो इस्तेमाल करने की नीयत से लिया गया हो, वो एसेट जो इस्तेमाल करने की नीयत से लिया गया हो, एंड विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर 1 अकाउंटिंग पीरियड। वो एसेट जो एक साल से ज्यादा हमें फायदा दे, यानी आसान लफ्जों में जो एक साल से ज्यादा इसकी जिंदगी भी हो, एक साल से ज्यादा उसकी लाइफ भी हो, तभी तो एक साल से ज्यादा फायदा देगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? जो यूज करने की नीयत से, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया गया हो, जो यूज और इस्तेमाल करने की नीयत से लिया गया हो, और वो एसेट जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे। वो एसेट जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो एसेट जो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो एसेट जो हमें मोर देन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे। हाँ, अब मेरी तरफ देखें, इधर देखें, सामने देखें। बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसाल है? बहुत सारी मिसाल है। आप जिस रूम में भी बैठे हैं, अपने रूम में यूं चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ नॉन करंट एसेट ही होंगे। आप अपने रूम में बैठे हुए होंगे, यूं सिर्फ चारों तरफ नजरें दौड़ाएंगे तो आपको चारों तरफ नॉन करंट एसेट ही नजर आएगा, नॉन करंट एसेट ही नजर आएगा। सही है बेटा? अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट आके देखें तो हमारे पास जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, जितनी भी हमारी चेयर्स हैं, वो सब हमने यूज करने की नीयत से लिए हैं, और वो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा व्हाइट बोर्ड, जो इंस्टीट्यूट पे व्हाइट बोर्ड लगा होता है, वो भी हमने यूज करने की नीयत से लिया है, और वो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, नॉन करंट एसेट। हाँ, एक मिनट, जिस, ये देखो ये देखें, ये आईपैड, इस आईपैड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ आईपैड की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये देखो आईपैड की स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सुनो, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ देखें, यहाँ देखें, सामने देखें, तो ये जो मैं स्क्रीन, ये जो आईपैड है, ये मैंने यूज करने की नीयत से लिया है। ये आईपैड मैंने यूज करने की नीयत से लिया है, और ये मुझे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी मेरा नॉन करंट एसेट है। सही है? मेरे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट के पास कुछ गाड़ियां हैं जो हमने यूज करने की नीयत से ली हैं, और वो हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। हमारी बिल्डिंग्स हम लेते हैं यूज करने की नीयत से। हमारे पास ऑफिसेज होती हैं जो हम यूज करने की नीयत से लेते हैं,
और वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही होती है, ये सब के सब हमारे नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट है। नॉन करंट एसेट और क्या है बोलो, फिक्स एसेट है। तो देखो आमने सामने देख लो, एक तरफ आपके पास करंट एसेट है और एक तरफ क्या है बेटा, नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट। एक तरफ आपके पास करंट एसेट है और एक तरफ क्या है, नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट। प्लीज देख लें। अब बेटा एक सवाल आया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कार एसेट है लेकिन एसेट के भी दो खानदान है। कार एसेट है लेकिन एसेट के अपने दो खानदान है, तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा। नॉन करंट के आगे एसेट ही तो लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। नॉन करंट के आगे एसेट ही तो लिखा हुआ है, एसेट तो है ही ना भाई। ये दोनों जो स्क्रीन पे देखो इस वक्त जो दोनों चीजें वो दोनों एसेट है, लेकिन अब एसेट का नाम भी है ना। हाँ, जैसे एक मिनट देखो, पाकिस्तान के अंदर सिंध भी है, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है। सिंध के में जो लोग रह रहे होते हैं उनको सिंधी कहते हैं, और जो पंजाब में रह रहे होते हैं जो पंजाबी बोल रहे होते हैं पंजाबी बोलते हैं। सुने, तो ये लोग सिंधी और पंजाबी तो है, लेकिन साथ पाकिस्तानी भी है ना। हाँ भाई, और साथ इंसान भी है। कॉमन सेंस की बात है। तो सिंधी पंजाबी को बोला मैं सिंधी हूँ, सिंध में रहता हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना सिंध। तो नॉन करंट एसेट मेरे प्यारे बच्चों, नॉन करंट एसेट एसेट है ना, एसेट तो है ही ना, उसमें किसने इनकार किया। बस इसका अपना नाम है नॉन करंट एसेट, यानी ये उस कैटेगरी का है। अब अब एक एक मिसाल देता हूं आपको। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त मिसाल है। एक बच्चे ने सवाल पूछा, असल में वो मेरी मिसाल है। बेटा कभी कभार ऐसा भी होता है, सुने आप, सुने, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट होता है, दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट होता है। एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट होता है और दूसरे इदारे के लिए क्या होता है बोलो, नॉन करंट होता है। एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट होता है और दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट होता है। मैं मिसाल देता हूं, सुनो। देखो इधर देखो, इधर देखो, मेरे मेरे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरी वीडियो में देखें, एक एसी नजर आ रहा है। मेरी वीडियो में आपको एसी नजर आ रहा है। ये स्प्लिट यूनिट बेटा हम लोगों ने तो यूज करने की नीयत से लिया है। हम लोगों ने तो स्प्लिट यूनिट यूज करने की नीयत से, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया है। तो हमारे लिए तो ये स्प्लिट यूनिट नॉन करंट है। हमारे लिए स्प्लिट यूनिट क्या है बोलो, नॉन करंट एसेट है। हमारे लिए तो नॉन करंट एसेट है, हमने यूज करने की नीयत से लिया है। लेकिन जरा सोचो, जिस शोरूम से या जिस दुकान से हमने लिया होगा उसने तो बेचने की नीयत से रखा होगा ना, वो तो बेचता होगा। तो उसके लिए ये इन्वेंटोरी है, उसके लिए क्या है, इन्वेंटोरी और करंट एसेट है। सही है। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं। बेटा गाड़ियां, गाड़ियां, बेटा आम आम बिजनेस के लिए हम लोग, मैं और आप, गाड़ी यूज करने की नीयत से लेते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस गाड़ी यूज करने की नीयत से लेता है, तो उसके लिए गाड़ी नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट है। लेकिन शोरूम वाले के पास जाएं, शोरूम वाला गाड़ियां भेजने की नीयत से लेता है, शोरूम वाला गाड़ियां बेचने की नीयत से लेता है, तो शोरूम वाले के लिए गाड़ी क्या है बोलो, इन्वेंटोरी। शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी है। शोरूम वाले के लिए गाड़ी क्या है बोलो, इन्वेंटोरी है। शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी है। हाँ, ऐसा ही है। शोरूम वाले के लिए गाड़ी इन्वेंटोरी है, पक्का। तो बेटा ये मुमकिन है कि एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट एसेट हो और दूसरे इदारे के लिए क्या हो, नॉन करंट। एक ही इदारे के लिए करंट हो और दूसरे इदारे के लिए बोलो क्या हो, नॉन करंट हो, दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट हो। तो इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन का फर्क है, दोनों की इंटेंशन में फर्क है, दोनों की इंटेंशन में फर्क है। सही। ये देख लें आपके सामने है, ये मैंने करंट और नॉन करंट एसेट ये लिखा हुआ है, और देखें मैं एक बार स्क्रीन मूव कर दूं, ये देखें, ये मैंने आपके सामने एसेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी। एक नजर देख लें सब, एक नजर सब देख लें प्लीज, सब देख लें प्लीज, बी एक्टिव, बी एक्टिव। अब
हाँ, मैं ये स्लाइड्स आप लोग को सेंड कर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट, ये स्लाइड्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको अभी मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास, राइट आफ्टर द क्लास यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। सही, और फिर आप उसको कॉपी भी कर लें, आप कर सकते हैं, अपने रजिस्टर पे भी लिखें, दैट्स वेरी गुड, नो इशू। नाउ सेकंड एलिमेंट इज लायबिलिटीज, सेकंड एलिमेंट इज लायबिलिटी। चलो चलो चलो, जागो जागो, लायबिलिटीज। चले, ओके, चले जी बेटा। आप लोगों को मैंने कहा था अकाउंटिंग की दुनिया, जो पूरी इमारत जो बेस करती है, ये किस बिल्डिंग पे बेस कर रही होती है? ये बेस कर रही होती है, मेरी तरफ देखें, ये अकाउंटिंग की पूरी 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 बिल्डिंग जो बेस कर रही होती है, ये 5 एलिमेंट्स पे बेस कर रही होती है। अल्सर, ALCER, ALCER। एक जवाब दे रहा हूं। अब माय डियर स्टूडेंट इधर देखें, ALCER, तो A फॉर एसेट्स, A फॉर क्या था? एसेट्स। L फॉर थी लायबिलिटीज, L क्या थी? L थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब उधार, उधार, सादा लफ्जों में उधार। ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ने जो लोन लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं, जो बिजनेस के लिए पेएबल है, जो बिजनेस को पे ऑफ करने हैं, राइट, ओके। देखो मैंने लिखा है ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस व्हिच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन फ्यूचर। आउटफ्लो यानी जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कुछ पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, यानी जो आपके ऑब्लिगेशन है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी पहली मिसाल है लोन्स।
अगर बिजनेस ने कोई कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें वो पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर बिजनेस ने कोई कर्जा लिया हुआ है तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमें वो पे ऑफ करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी है। एक और नया नाम है ट्रेड पेबल्स। एक और नया नाम क्या है? ट्रेड पेबल। मैं चाहता हूं मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, आप बच्चे छोटे हो तो मैं बिल्कुल बेबी की तरह लिख दूं, सही है? ट्रेड पेबल मैं लिख रहा हूं, ये देखें, व्हाट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मीनिंग मैं आपको लिख के देता हूं, नोट्स बन जाएंगे आपके। We buy inventory or goods on credit. Trade payable or creditor is created in our books. It means we have obligation to pay cash in future. ठीक है। अच्छा, ट्रेड पेबल जो मैंने लिखा है ना, इसका एक और नाम भी होता है क्रेडिटर। ट्रेड पेबल को क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। एक और नाम है वो भी लिख देता हूँ, क्रेडिटर। ट्रेड पेबल भी कहते हैं और क्रेडिटर भी बोलते हैं। एक और डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ। चलो इधर देखें बेटा, एक वर्ड है ट्रेड पेबल, एक वर्ड है, देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। सुनो, वेन एवर वी बाय, देखो ट्रेड पेबल को ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, क्रेडिटर। ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। जैसे ऊपर एक वर्ड था ना, रिसीवेबल और डेटर, रिसीवेबल और डेटर, तो दोनों एक ही वर्ड थे, बस वही अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क था। तो यहाँ भी वर्ड क्या है? ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। यहाँ भी वर्ड क्या है बोलो? ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर। ये क्या है? व्हेन वी बाय इन्वेंटोरी और गुड्स, इन्वेंटोरी को इन्वेंटोरी भी बोलते हैं, गुड्स भी बोलते हैं। बेटा हमारे कोर्स में इन्वेंटोरी को इन्वेंटोरी भी बोलते हैं और गुड्स भी बोलते हैं। व्हेनेवर वी बाय इन्वेंटोरी और गुड्स ऑन क्रेडिट, सुनो, जिस तरह, मेरी तरफ देखें, जिस तरह हम उधार पर, हम जिस तरह, तवज्जो, जिस तरह हम उधार पर चीजें बेचते थे, यानी बेचते वक्त भी आप कैश पे ही बेच सकते थे, उधार पे भी, जब बेचने का टाइम आता था तो कैश पे भी सेल होती थी और उधार पर भी सेल होती थी। सेम इसी तरह खरीदते वक्त, सेम इसी तरह माय डियर स्टूडेंट इधर देखें, खरीदते वक्त भी उधार पर भी खरीदा जाता है और कैश पे भी खरीदा जाता है। कई बार आप चीजें कैश पे खरीदते हो तो उसी वक्त पैसे देके, हाँ, और कई बार आप उधार पे परचेजेस करते हो जिसको हम क्रेडिट परचेजेस बोलते हैं। तो व्हेनेवर वी बाय, व्हेन वी बाय इन्वेंटरी और गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार,
तो ट्रेड पेबल और क्रेडिटर इज क्रिएटेड इन आवर बुक्स, यानी अगर आप उधार पे गुड्स खरीदोगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, आपके ऊपर पेबल आ जाएगा, आपके ऊपर क्रेडिटर आ जाएगा, यू नीड टू पे, राइट? इट मींस वी हैव ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। सही, तो ख्याल रखना ट्रेड पेबल कब आएगा? जब भी आप उधार पर गुड्स खरीदोगे, जब भी आप उधार पर गुड्स क्या करोगे? खरीदोगे, राइट? नाउ तो बेटा हमारा हमारा ये जो अब सेकंड एलिमेंट चल रहा है उसका नाम है लायबिलिटीज। उसका नाम क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस which results in outflow of economic resources, which results in outflow of economic resources। एग्जांपल क्या है? लोन्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, और मैंने एक नाम लिखा है अदर पेएबल्स, एक नाम मैंने लिखा है अदर पेएबल्स। अदर पेएबल्स में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार आप मशीन्स वगैरह उधार पे खरीद लेते हो चीजें, तो उन सब की भी आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। आप बहुत सारी सर्विसेज भी उधार पे खरीद लेते हो, तो उनकी भी आपको फ्यूचर में पे ऑफ करना है, तो वो सब आपके अदर पेएबल्स में आ जाते हैं। वो सब किस में आ जाते हैं? अदर पेएबल्स में आ जाते हैं। नाउ जस्ट लाइक two categories of assets, we just studied the two categories of assets, current assets and non-current assets, current assets and non-current assets। similarly liabilities की भी दो categories होती हैं, liabilities की भी दो categories होती हैं my dear student, current liabilities and non-current liabilities। liabilities की भी दो categories होती हैं my dear students, current liabilities and non-current liabilities। और ये तो बहुत आसान है, asset बहुत लंबा चौड़ा था, ये बहुत आसान है। इसकी बस एक पहचान है, सिर्फ एक पहचान बताऊं, इधर देखो। करंट लायबिलिटी क्या है? जो विद इन 12 मंथ्स पेएबल हो। ईयर एंड पे अगर आप खड़े ना अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, तो वहां से 12 महीने के अंदर अंदर 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 जो लायबिलिटी पेएबल हो वो करंट लायबिलिटी है। जिस लायबिलिटी को 12 माह 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल करना हो, जिस लायबिलिटी को 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे ऑफ करना हो, वो क्या है? करंट लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटी है। जिस लायबिलिटी को 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल करना हो वो क्या है बेटा? वो करंट लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटी है। तो जनाब ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? सुने, वो लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद सेटल करनी हो, यानी लॉन्ग टर्म हो, 12 महीने के भी बाद, जिसकी रीपेमेंट डेट 12 महीने के बाद लाया कर रही हो, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। बच्चे ने कहा दोनों की मिसालें दें, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों की मिसालें दें, दोनों की मिसालें दें। इधर देखें, आइए, करंट लायबिलिटी क्या है? पेएबल विद इन 12 मंथ। सबसे पहली मिसाल इसकी क्या है? पहली मिसाल है इसकी ट्रेड पेएबल्स। सीधी बात है, आप उधार पे इन्वेंटरी खरीदते हो तो हर मार्केट की अपनी अपनी कुछ नॉर्म होती है, हर मार्केट का अपना अपना एक कल्चर होता है। कहीं 1 महीने का उधार चलता है, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 25 दिन। तो बस आपको यूं समझे कि आपको 25 डेज के अंदर अगर पे करना है या 1 महीने, तो वो 12 महीने के अंदर अंदर ही हुआ ना। तो ट्रेड पेबल्स आर नॉर्मली सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। Trade payables are normally settled within 12 months. Trade payables are normally settled within 12 months. Okay, then नंबर 2 क्या नाम है? Accrued expenses। सेकंड नाम क्या है? Accrued expenses। बच्चे ने कहा ये क्या है? ये एक नया वर्ड है और बड़ा जबरदस्त वर्ड है। आपकी अपनी जिंदगी से मैं दो मिसालें दूंगा, सुनो। Accrued expenses का मतलब, ये देखो, इधर देखो, expenses, ये इसकी डेफिनेशन है। Accrued expenses का मतलब expenses which have been utilized, expenses which have been utilized but not yet paid are called accrued। हर वो expense जिसको हमने यूज कर लिया हो, जिससे फायदा उठा लिया हो, जिसको इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन उसकी पेमेंट अभी ना की हो, उसकी पेमेंट अभी ना की हो, तो वो डेफिनेटली हम पे उधार होगा। फिर सोचो, हर वो एक्सपेंस जो हमने यूज कर लिया हो, इस्तेमाल कर लिया हो, फायदा उठा लिया हो, लेकिन पैसे अभी उसके ना दिए हो, तो वो एक्रूड होगा, वो एक्रूड होगा, वो एक्रूड होगा, वो एक्रूड होगा। बच्चे ने कहा मिसाल दें, सुने बेटा। नॉर्मली हम पूरा महीना अपने एम्प्लॉइज से काम लेते हैं, नॉर्मली हम पूरा महीना अपने एम्प्लॉइज से काम लेते हैं और मंथ एंड होने के 5 दिन बाद उनकी सैलरीज देते हैं। तो अगर हम मंथ के एंड पे खड़े हैं, जरा सोचें, अगर हम मंथ के एंड पे खड़े हैं तो हम पूरा महीना अपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उनके पैसे तो नहीं दिए ना, पैसे तो 5 दिन बाद दे रहे हैं। तो मंथ के एंड पर वो उधार होगा, एक्रूड होगा। मंथ के एंड पे वो उधार होगा, एक्रूड होगा, एक्रूड होगा। मंथ के एंड पर उधार होगा यानी एक्रूड होगा, उधार यानी एक्रूड होगा। ओके, राइट। अब
इसकी सेकंड मिसाल, के इलेक्ट्रिक का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। बेटा पूरा महीना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरा महीना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और मंथ के एंड के 10-15 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और फिर हम पे करते हैं। तो जरा सोचो, पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, इस्तेमाल कर ली, फायदा उठा लिया और मंथ के एंड तक हमने उसकी पेमेंट अभी नहीं की, तो बेटा वो भी हम पे एक्रूड है। एक्रूड का मतलब उधार, शॉर्टकट में एक्रूड का मतलब भी क्या है? उधार। यानी वो एक्सपेंस जिससे फायदा उठा लिया, उसको यूज कर लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की। तो जब पेमेंट नहीं की तो मेरे प्यारे बच्चों अपने पे उधार होगा ना। जब पेमेंट नहीं की तो मेरे प्यारे बच्चों वो अपने पे क्या होगा? बोलो, वो अपने पर उधार होगा, वो अपने पर उधार होगा। हाँ, राइट। अब बच्चे ने कहा एक्रूड एक्सपेंस को तुम करंट लायबिलिटी क्यों बोल रहे हो? तुम एक्रूड एक्सपेंस को करंट लायबिलिटी क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे मासूमों, मासूम बच्चों, एक करंट लायबिलिटी क्या है? जो 12 महीने के अंदर पेएबल हो। करंट लायबिलिटी 12 महीने के अंदर पेएबल हो। तो नॉर्मली एक्रूड एक्सपेंस हमें 10 दिन 15 दिन में पे करना होता है। एक्रूड एक्सपेंस हमें 10 दिन 15 दिन 5 दिन 15 दिन में पे करना होता है। तो भाई जब 12 महीने 5 दिन 15 दिन 12 महीने के अंदर ही है ना, तो accrued expenses are normally payable within 12 months. Accrued expenses are normally payable within बोलो, within 12 months, within 12 months. Okay, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। अब एक और नाम है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब लर्निंग की चीजें हैं, जागते रहें। एक और नाम है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एक और चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? सुनो 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 सुनो, समझाता हूँ। यहाँ देखिए, इधर देखिए, मैं आपको एक टाइम लाइन से समझाता हूँ। ये देखो यार, मेरी बैंक में, सामने तो देखें, मेरी बैंक में मेरे पॉजिटिव 5,000 रुपए 10,000 रुपए पड़े थे। मेरा एक बैंक अकाउंट था, सुनिए, उसमें मेरे पॉजिटिव यानी पैसे पड़े थे, 10,000 रुपए पड़े थे। ठीक है, अचानक से मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मुझे किसी को 15,000 का चेक देना पड़ गया। मुझे किसी को 15,000 का चेक बना देना पड़ गया, तो मैंने यार हिम्मत की, अपनी चेकबुक निकाली और 15,000 का चेक बना के दे दिया। अकाउंट में पड़े 10,000, अकाउंट में पड़े हैं 10,000 और मैंने 15,000 का चेक बना के दे दिया किसी को। लो भाई सुनना, एम्प्लॉइज मेरे आए मेरे पास, बोला सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, आपने आगे 15 का चेक दे दिया। मैंने कहा तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने सेल फोन निकाला, मैंने बैंक मैनेजर को कॉल मिलाई, मैंने कहा हाँ जी कैसे हैं आप? तो बोला अरे आपने कॉल की मुस्तफा भाई, आपने कॉल की? मैंने कहा हाँ मैंने कॉल की। तो मैंने कहा यार मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं और अभी चेक दे दिया 15 का, 10 पड़े हैं और 15 का चेक दे दिया। तो उसने मुझे बोला यार आपको तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे 20 साल पुराने क्लाइंट हैं, आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे 20 साल पुराने क्लाइंट हैं यार, आप तो टिश्यू पेपर पे भी साइन कर दो तो भी हम चेक क्लियर कर देंगे, आप ऐसी पार्टी हो। तो उसने मुझे बोला यार, बोला मसला नहीं है, मैं चेक क्लियर कर दूंगा। यानी मेरे अकाउंट में पड़े हैं 10,000, मेरे अकाउंट में पड़े कितने बोलो? 10, और मैंने निकाले कितने? 15। तो उसने बोला यार बेफिक्र हो जाओ, मैं क्लियर करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। तो अब होगा क्या? इधर देखो मेरे स्क्रीन पे देखें, 10,000 पड़े थे और मैंने 15,000 निकलवा लिया ना, तो इसका मतलब अकाउंट देखो, अकाउंट खत्म होना शुरू होगा और पहले अकाउंट जीरो हो जाएगा। पहले अकाउंट क्या होगा? जीरो, और फिर अकाउंट हो जाएगा नेगेटिव 5,000। नहीं समझ रहे यार? अकाउंट में पॉजिटिव 10,000 पड़े थे और मैंने 15 निकलवा लिए। अकाउंट में पॉजिटिव 10,000 पड़े थे और मैंने 15,000 निकलवा लिए, मैंने 15,000 निकलवा लिए। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव 5,000 नहीं हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव 5,000 नहीं हो जाएगा? दिस नेगेटिव 5,000 इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। यानी आसान लफ्जों में, अब मैंने बैंक से लोन ले लिया है, आसान लफ्जों में मैंने बैंक से लोन ले लिया है, तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन। दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन जो मुझे वापस करने हैं, सही है, राइट? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, बहुत जल्द वापस करना होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कभी पैसे खत्म हो जाते हैं ना तो बैंक आपको लिमिट दे देती है। अगर कभी शॉर्ट टर्म में पैसे खत्म हो जाते हैं तो बैंक आपको ये शॉर्ट टर्म उधार दे देती है, सही है? तो याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज repayable on demand. Bank overdraft is always repayable on demand. Repayable on demand. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज repayable on demand, राइट? अब तो बेटा करंट लायबिलिटी क्या हुई? सादा लफ्जों में वो उधार, वो ऑब्लिगेशन जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करने हैं। सर दूसरा नाम क्या लिखा है? क्या लिखा है पढ़ो, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा नाम लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज, पेबल आफ्टर 12 मंथ्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के 12 महीने के भी बाद, यानी आपको अगर डिसाइड करना है ना
कि ये करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो बस रीपेमेंट डेट देख लेना। कभी भी आपने ये डिसाइड करना हो कि फला लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, तो बस उसकी रीपेमेंट डेट देख लेना, बस उसकी रीपेमेंट डेट देख लेना। अगर रीपेमेंट डेट 12 मंथ से आगे लाई कर रही है तो वो क्या है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। बच्चे ने कहा इसकी मिसाल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, बेटा कई बार लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, 10-10 साल का लोन होता है कि वो लोन आपको 10 साल बाद रीपे करना होता है, 10 साल बाद रीपे करना होता है। तो बेटा ऐसा लोन फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसा लोन क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ऐसा लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है। प्लीज यहां तक आप साथ हैं बेटा, प्लीज कम ऑन, राइट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, write a message in the chat box please. हाँ जी प्लीज, all of you write, please write chat box please. चलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं तुम्हें एक महंगी चीज, देखो एक चीज होती है पहचान, चीजों की पहचान, देखो ये डेफिनेशन तो सबको याद हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। चीजों की पहचान को स्ट्रॉन्ग करो, चीजों की पहचान को स्ट्रॉन्ग करो। मेरी तरफ देखें, अब मैं तुम्हें एक पहचान दे रहा हूं, एक टूल दे रहा हूं, सुनो। अगर आज के बाद तुम्हें पहचानना हो कि कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, इधर देखें। तो इसके लिए बस मैं, मेरी तरफ देख लो बस। अगर तुम्हें कभी भी पहचानना हो कि कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, तो इसके लिए पास्ट में नहीं फ्यूचर में देखना, कौन सी लाइबिलिटी करंट है और कौन सी नॉन करंट है, इसके लिए पास्ट में नहीं फ्यूचर में देखना, फ्यूचर में देखना। क्यों, सामने देखे, यानी रीपेमेंट डेट देखना, फ्यूचर की रीपेमेंट डेट देखना। अगर रीपेमेंट डेट 12 महीने के अंदर लाए कर रही है तो करंट है, और अगर रीपेमेंट डेट 12 महीने के बाद लाए कर रही है तो नॉन करंट है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, प्लीज मुलायजा कीजिए, सुने। लाइबिलिटी को अगर कभी भी डिसाइड करना हो कि ये लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, कभी भी आपने ये डिसाइड करना हो कि लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, तो इसके लिए पास्ट को नहीं देखना, इसके लिए पास्ट को नहीं देखना, बल्कि 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 फ्यूचर को देखना, फ्यूचर को देखना, उसकी रीपेमेंट डेट को देखना। अगर रीपेमेंट डेट 12 महीने के अंदर अंदर लाए कर रही है तो वो करंट है, और अगर रीपेमेंट डेट 12 मंथ्स के बाद लाए कर रही है तो वो नॉन करंट है। नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? अब एक मिनट मैं इसकी एक मश्क करा देता हूं आपको, एक मश्क कराता हूं, एक प्रैक्टिस कराता हूं, प्लीज सुने। यहां देखें, यहां देखें, आराम आराम से, यहां देखें, आराम आराम से सुकून से सुनना, आराम आराम से सुकून से सुनना, समझ जाओगे, बिल्कुल तरीके से सुनना। बेटा मैंने यहां अगस्त 2016 में एक लोन लिया था 20,000 रुपए का। अगस्त 2016 में मैंने एक लोन लिया था, कितने का बोला, 20,000 रुपए का, सही है। अब सुनना बेटा, हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 16। अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसके लिए हम क्या बना रहे हैं, बोलो, अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे ईयर एंड पर मेरे ऊपर ये लोन है, अभी लोन पे ऑफ नहीं हुआ, ये लोन है, सही है। और मुझे ये डिसाइड करना है इसमें से कितना लोन करंट लायबिलिटी है और कितना नॉन करंट लायबिलिटी है, याद रखना बेटा। अब अकाउंटिंग पीरियड का एंड याद रखना क्या है, 31 दिसंबर 16 को, सब देखें यहाँ, 31 दिसंबर 16 को मुझे ये डिसाइड करना है कि इनमें से कितना लोन करंट लायबिलिटी है और कितना लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, कितना लोन करंट लायबिलिटी है और कितना लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, सही। अब सुने, आप इधर देखें, यहाँ देखें,
अब बच्चे ने कहा सर, बच्चे ने मुझसे खुद ही बोला, बच्चे ने कहा इसके लिए हमें देखना होगा इनकी रीपेमेंट डेट, इनकी रीपेमेंट डेट। तो अब बताओ, जिससे लोन लिया है ना, उसने मुझे क्या बोला है, इधर देखो, उसने बोला है कि 20,000 में से 8,000, 20,000 में से सब देखें यहाँ 8,000 पे कर देना भाई, जुलाई 2017 में पे करने हैं 8,000। हाँ, और बाकी इधर देखें, फेब 2020 में बाकी पे करने हैं 12,000। ठीक है, यहां देख लो भाई बेटा, रीपेमेंट डेट देख लो, जुलाई, टोटल लोन 20 का है, टोटल लोन कितने का है बोलो भाई, 20, टोटल लोन 20 का है। 20 में से 8,000 मुझे पे करने हैं, 8,000 पे करने हैं जुलाई 17 में, 8,000 पे करने हैं जुलाई 17 में, और बाकी 12,000 पे करने हैं फेब 2020 में। चलो भाई, अब एक मिनट, आप लोगों ने सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया, माशाल्लाह बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं, देखो इधर, मैं यहां खड़ा हूं बच्चों, देख लो, यहां खड़ा हूं। बताओ इसमें से कितना लोन करंट लायबिलिटी में जाएगा और कितना नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, बताओ। सब बच्चे अपना अपना आंसर दें, मैं देख रहा हूं। कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, माशाल्लाह आंसर सही है। सही है बेटा, देखें, सिंपल 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 सही जवाब आया आप लोग के। देखें, हम लोग इस साल खड़े हैं 31 दिसंबर 16 पे, सिर्फ यहां देखें, इस साल खड़े हैं 31 दिसंबर 16 में, सामने देखें। तो अब हर हमेशा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, एक साल का होता है ना। तो इस बार जब 31 दिसंबर 16 में खड़े, तो अगला अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 17 को एंड होगा। सब देखो यहाँ, इस बार 31 दिसंबर 16 को खड़े हैं, तो अगला अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 17 को एंड होगा। आंखें खोलो, अब बताओ, यहां खड़ा हूं, इधर देखो मेरे मार्कर को देखना, यहां खड़ा हूं, तो 20 में से कितनी लाइबिलिटी, 12, ये देखो 12 महीने ड्रॉ कर रहा हूं। 31 दिसंबर 16 के बाद 12 महीने ये रहे, 31 दिसंबर 16 के बाद जो 12 महीने हैं, वो 31 दिसंबर 17 को एंड होंगे। 31 दिसंबर 16 के बाद जो 12 महीने हैं, वो 31 दिसंबर 17 को एंड होंगे। तो मुझे बताएं 12 मंथ्स के अंदर अंदर कितना अमाउंट पे हो रहा है, 8,000। देखो, एक 8,000 की पेमेंट 12 महीने के अंदर जा रही है, और देखो जो दूसरी डेट है फेब 2020, फेब 2020 12 महीने के बाद लाया कर रही है। तो बेटा इधर देखें, 8,000 तुम्हारी करंट लायबिलिटी होगी और 12,000 नॉन करंट लायबिलिटी होगी। 31, हाँ रिपोर्ट टोटल 20 ही हो रही है, रिपोर्ट टोटल 20 ही हो रही है, लेकिन 8,000 करंट लायबिलिटी होगी और 12,000 नॉन करंट लायबिलिटी होगी, 12,000 नॉन करंट लायबिलिटी होगी। हाँ, बोलो भाई, बात समझ गए? बोलो भाई, कुछ बच्चों ने तो सही सवाल का जवाब दे दिया था। कम ऑन कम ऑन। बेटा इधर देखें, पहले अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई करो। आप लोग खड़े हो यहाँ 31 दिसंबर 16 को, यहाँ खड़े हो, ये आपकी पोजीशन है जहां आपको डिसीजन लेना है, सही है। और आपको 12 महीने के 12 मंथ्स के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर देखो कितना अमाउंट पे हो रहा है, 8,000। तो जो 12 मंथ्स के अंदर पे हो रहा है वो करंट है, और जो 12 मंथ्स के बाद पे हो रहा है वो नॉन करंट है, दैट्स इट। नौ, कर लिया, समझ गए? बोलो भाई। अब एक और एलिमेंट आपके सामने पेश करते हैं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, वेट।
चलो बेटा, इधर 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 जागना है, अच्छी तरह समझना है। मैं काफी जान लगाऊंगा इस पे, आप लोग भी। एक वर्ड है, देखो मैंने वो पूरा नाम क्या लिखा था, अल्सर, ALCER, हम उसी पे हैं अभी तक। अल्सर, ALCER। A is for assets, L is for liabilities, and C is for capital। C is for capital। कैपिटल क्या है समझो। कैपिटल का मतलब, कैपिटल का मतलब इधर देखें, सामने देखें। कैपिटल का मतलब वेल्थ ऑफ ओनर इन द बिजनेस। जो बिजनेस है ना, मेरी तरफ, बिजनेस के अंदर ओनर का हिस्सा कितना है, बिजनेस के अंदर ओनर का शेयर जो है वो कैपिटल है। बस आसान लफ्जों में, बिजनेस के अंदर ओनर का जो भी हिस्सा है वो कैपिटल है। मैं एक मिसाल देता हूं बेटा, आप जिस रूम में भी बैठे हैं ना, समझ लो वो रूम आपका बिजनेस है। थोड़ी देर के लिए सब इन्वॉल्व, आप जिस रूम में भी बैठे हैं समझ लो वो रूम आपका बिजनेस है पूरा, सही है। तो आप चारों तरफ यूं देखें तो बहुत सारे एसेट नजर आ रहे होंगे। देखो अब इधर इधर देखो, इस रूम में भी आपको देखो सारे एसेट नजर आ रहे हैं, नहीं चारों तरफ ये देखो सब चीजें, लाइट्स वगैरह सब नजर आ रहे हैं ना। क्या मुझे बताओ ये एसेट फ्री में आ गए होंगे भाई साहब? ये जो चारों तरफ एसेट नजर आ रहे हैं, क्या ये रिसोर्सेज फ्री में आ गई होंगी? नहीं, ये फ्री में नहीं आई होंगी। इसके पीछे या तो ओनर बैठा हुआ है, या तो मैं ओनर खुद अपने जेब से पैसे देके लाया हूं, या मैंने लोन लिया है। या तो ओनर अपने जेब से पैसे देकर लाया है या लोन लिया है। तो अब जरा सुनो, मैंने अभी अभी ये नया बिजनेस स्टार्ट किया और ये सारे एसेट जो आपको नजर आ रहे हैं ये 1 लाख रुपए के हैं। मैंने अभी अभी ये नया बिजनेस स्टार्ट किया, सारे एसेट 1 लाख रुपए के हैं। लेकिन इस 1 लाख रुपए में से मैं अपने घर से लेकर आया हूँ 70, मैं अपने घर से लेकर आया हूँ 70,000, और 30,000 के मैंने लोन लिए, कर्जे लिए हैं। तो बताओ बिजनेस के टोटल एसेट तो 1 लाख के हैं, लेकिन 1 लाख में से मैंने कितने मिलाए? मैंने, ओनर ने, ओनर का हिस्सा कितना है? 70,000। तो ओनर का जो भी हिस्सा बिजनेस में होगा वो कैपिटल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कैपिटल, सही है। तो मैं अगर आसान लफ्जों में बात बोलूं तो अगर कोई बिजनेस अभी 1 मिनट पहले शुरू हुआ है, अगर कोई बिजनेस अभी 1 मिनट पहले शुरू हुआ है, अगर कोई बिजनेस अभी 1 मिनट पहले शुरू हुआ है, तो जितना पैसा ओनर घर से लेकर आया होगा ना, इन्वेस्टमेंट लेकर आया होगा, वही कैपिटल है। देखो लिखा हुआ है, रिसोर्सेज ब्रॉट बाय ओनर इन द बिजनेस, रिसोर्सेज ब्रॉट बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और वही उसकी वेल्थ होगी, वही उसकी कैपिटल वेल्थ होगी। मैं फिर बोलता हूं, अभी अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, टोटल 1 लाख रुपए के एसेट नजर आ रहे हैं। इसमें से 70,000 रुपए मैं घर से लेकर आया और बाकी 30 का मैंने लोन लिया है। 70 मैं घर से लेकर आया और बाकी 30 का लोन लिया है। तो बताओ इस टोटल बिजनेस में मेरा हिस्सा, ओनर का हिस्सा कितना है? 70,000। तो ये कैपिटल है, राइट।
तो इमीडिएटली जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो कैपिटल बराबर होता है उस अमाउंट के जो ओनर घर से लेकर आया है। कैपिटल बराबर होता है उस अमाउंट के जो ओनर घर से लेकर आया है। अब बच्चे ने कहा थोड़ा सा हमें कारोबार सोचना पड़ेगा। कारोबार सोचो, सब मिलके सोचो। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उस वक्त तो कैपिटल वही होता है, जो कैपिटल वही चीज होती है जो ओनर घर से लेकर आया। लेकिन 1 साल 2 साल बाद बिजनेस को प्रॉफिट भी तो होता है, नफा नफा नफा। तो प्रॉफिट भी ओनर का ही होता है। प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का, सेट का होता है। तो बाद में जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा तो कैपिटल और बढ़ता जाएगा, ओनर की वेल्थ और बढ़ती जाएगी। तो इधर देखें, हाउ कैपिटल इंक्रीजेस। बेटा देखें, हाउ कैपिटल इंक्रीजेस। ओनर जितनी इन्वेस्टमेंट घर से लेकर आएगा तो बिजनेस में उसका शेयर बढ़ता जाएगा। ओनर जितने पैसे घर से लेकर आके बिजनेस में लगाता जाएगा तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। और आने वाले कल में जितना प्रॉफिट होगा, आने वाले कल में जितना प्रॉफिट होगा उससे भी कैपिटल बढ़ेगा, उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। अब बच्चे ने कहा सर एक बात बताएं, आपने जब ये दो बातें बता दी कैपिटल बढ़ने की, आपने जब ये दो बातें बता दी, आपने जब ये दो बातें बता दी कैपिटल बढ़ने की, तो क्या किसी चीज की वजह से कैपिटल गिर भी सकता है? मैंने कहा इन्हीं दोनों बातों को उल्टा कर लो। सुनो, ओनर घर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है उससे कैपिटल बढ़ रहा है ना। ये देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ओनर घर से जो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है उससे कैपिटल बढ़ रहा था ना। हाँ, तो अगर ओनर बिजनेस से चीजें लेके वापस घर पे जाएगा, ओनर यहां से विथड्रॉल शुरू कर देगा, विथड्रॉल। तो विथड्रॉल की वजह से कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगा। विथड्रॉल की वजह से कैपिटल क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। विथड्रॉल की वजह से, विथड्रॉल को ड्राइंग्स भी बोलते हैं लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा। विथड्रॉल को ड्राइंग्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगा। बच्चे ने कहा और किसी चीज से कैपिटल कम हो सकता है? हाँ, फ्यूचर लॉसेस। भाई अगर कभी फ्यूचर में लॉस होगा तो ओनर की वेल्थ नीचे जाएगी, लॉस भी सेट को बेयर करना है। जिस तरह प्रॉफिट ओनर एंजॉय करता था, जिस तरह प्रॉफिट ओनर एंजॉय करता था, इसी तरह लॉस को भी उसी ने बर्दाश्त करना है। सही है? तो याद रहे बेटा, कैपिटल दो तरीके से बढ़ता है। कैपिटल दो तरीके से बढ़ता है। ओनर जितनी इन्वेस्टमेंट घर से लेकर आता जाएगा उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। और बेटा जितना बिजनेस को प्रॉफिट होता जाएगा, जितना बिजनेस को प्रॉफिट होता जाएगा उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। जितना बिजनेस को प्रॉफिट होता जाएगा उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल डिक्रीज किन वजूहात से होता है? कैपिटल डिक्रीज किन वजूहात की वजह से होता है? एक, जितना आप ड्राइंग्स करोगे उससे भी कैपिटल गिरेगा। जितना आप ड्राइंग्स करोगे उससे भी कैपिटल गिरेगा। ड्राइंग्स का मतलब वापस लेके चीजें जाओगे तो कैपिटल गिरेगा, विथड्रॉल। और बेटा जितना ओनर को लॉस होगा, बिजनेस में लॉसेस होंगे, वो सब ओनर ने बर्दाश्त करने, उससे भी आपका कैपिटल गिरेगा। सही? सही। अच्छा एक बात सोचो, चलो, जैसे आजकल के दौर में आप देख रहे हैं, अब ये जो कुछ अरसे तक आपने ये जो कोरोना वायरस की जो वबा आई थी और जो आई है और ये सब जो चल रहा है, इन सब में कितने बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनका रेवेन्यू, कमाई खत्म हो गई है लेकिन कॉस्ट इतनी सारी बेयर करनी पड़ रही है। कमाई तो खत्म हो गई है, कॉस्ट बेयर करनी पड़ी तो उनको लॉस होगा, बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा। तो उस लॉस की वजह से वो जहां खड़े हैं वहां से नीचे आ जाएंगे, यानी उनकी वेल्थ कम होना शुरू हो जाएगी। तो उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ये पूरी स्लाइड पढ़ें, एक बार ये पूरी स्लाइड पढ़ें और सोचें, दिमाग में घुमाएं, रिवाइंड फॉरवर्ड करें प्लीज। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो, पढ़ो। गॉट इट? बताएं जी। हाँ भाई, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, चैट बॉक्स। बाकी सब भी रिप्लाई करें, बाकी रिप्लाई करें प्लीज। चलो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप लोग बहुत बेबी बच्चे, प्यारे बच्चे हो, मासूम बच्चे हो, मैं आपके सामने वो वापस से स्लाइड्स ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक बार वापस पढ़ो, ठीक है? छोटे हो अभी, छोटे हो अभी, बड़े नहीं हो भाई, हम सब छोटे हैं, बेबी हैं हम लोग। चलो, मैंने कहा था अकाउंटिंग की दुनिया 5 एलिमेंट्स पे बेस करती है। अल्सर देखो, अल्सर, ALCER, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये पहली एसेट्स की स्लाइड है, इसको पढ़ें पढ़ें पढ़ें, सब पढ़ें, देखिए रिकॉलिंग होगी, पढ़ो।
बेटा पढ़ें, इसको पढ़ें, प्लीज पढ़ें, सब बच्चे पढ़ें, अच्छे बच्चों, प्यारे प्यारो प्यारो। ये देखो, इन्वेंटरी को पढ़ो, जहन में सोचो, मिसालें दी थी सब रिकॉल करो, जहन पक्का होगा। बेटा ये पढ़ें, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, प्लीज पढ़ें, एक बार एक एक बार पढ़ें, प्लीज पढ़ें, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज। चलो ये देखो, लाइबिलिटीज देख लो, लाइबिलिटीज देख लो। ये देख लें, ये तीनों डेफिनेशंस भी एक बार पढ़ लें। डेटर्स का मतलब होता है रिसीवेबल्स। अगर आप उधार पे माल बेचते हो, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो, उधार पे गुड्स बेचते हो, तो आपकी बुक्स में रिसीवेबल यानी डेटर क्रिएट होता है। यानी इसका मतलब राइट टू रिसीव कैश। आपको सामने वाला पैसा देगा तो उससे आपको फायदा होगा ना बेटा, फायदा होगा। और नॉर्मली वो रिसीवेबल 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। वो नॉर्मली रिसीवेबल 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो करंट एसेट है। इसीलिए वो क्या है बेटा, करंट एसेट। चले बेटा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।